हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका मैं चंदन सर स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? मेहनत जोरों शोरों से कर रहे हैं कि नहीं? चलिए, यदि मेहनत जोरों शोरों से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे कम हो रहा है तो जोरों शोरों से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है। लिमिटेड डेज है, तो इस लिमिटेड डेज का आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे परसेंटेज आ सके और इतना अच्छा परसेंटेज आए कि मोहल्ले में मिठाई बांटने जब जाए तो गर्व के साथ जाए, और कोचिंग में भी जब मिठाई लेके आए तो गर्व फील हो कि हाँ सर, मैंने इतना परसेंट मार्क्स लाया है। तो इसके लिए मेहनत बहुत जोरों शोरों से कीजिए, है ना। 95% एवं मार्क्स लाइए, ठीक है। टारगेट को बड़ा बनाइए और उसको अचीव करने के लिए पूरा मेहनत करिए जितना हो सके, ठीक है। चलिए, तो बच्चे आज जैसा कि आपको थंबनेल बाकी दिन से एक अलग दिख रहा होगा, बाकी अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया था वो अकाउंट्स में पार्ट ए था। पार्ट ए का ऑलरेडी मैंने वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड अच्छे से आप लोग को कंप्लीट करा दिया हूं। सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से आपका क्लियर हुआ पार्ट ए के वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड में। वॉल्यूम फर्स्ट आपका पार्टनरशिप और वॉल्यूम सेकेंड जो था कंपनीज अकाउंट्स, ये आपने अच्छे से कवर कर लिया और मैंने कंप्लीट करा दिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी, और पार्ट बी जो है इससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट बी से 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बच्चे एग्जाम में पार्ट बी जो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप चाहोगे तो 30 मिनट के अंदर जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बना लोगे पार्ट बी का, और 20 में 20 लाओगे। अच्छा, 20 में 20 ही नहीं, 20 तो रिटन है। कहे अगर हम ओवरऑल तो पार्ट बी से 40 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहोगे कैसे सर, एग्जाम में तो 20 आता है। हाँ बच्चे, एग्जाम में 20 आता है। अब जो प्रैक्टिकल होता है ना स्कूल में 20 नंबर का, वो भी पार्ट बी का ही होता है। इसलिए जितने किताब है आपके 3, पार्ट ए में 2 और पार्ट बी का, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बी है। 20 तो रिटन, अब 20 प्रैक्टिकल भी इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कैसे? एक दमदार लाइक के साथ। ओके, देखो बच्चे, आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट बी। ये पार्ट बी जो है हमारा अकाउंट्स में, इसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है, ये पार्ट बी के बुक का नाम है। इसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट साल के अंत में जो बनाते हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, उसका एनालिसिस करना है। ये इस बुक में हमें सब कुछ पढ़ना है, रेशियो, कैश फ्लो, कई सारे चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो पार्ट बी है, जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको शॉर्ट में आप एफएसए भी कहते हो, एफएसए, ठीक ना। और इस पार्ट बी से बच्चे 20 मार्क्स का आपको रिटन एग्जाम होगा
रिटेन और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो पार्ट बी 20 मार्क्स रिटेन कवर करेगा और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल कवर करेगा। जो आपको स्कूल में प्रैक्टिकल मिलेगा ना, वो पार्ट बी का ही होगा। रेशियो से क्वेश्चन होगा, कैश फ्लो से क्वेश्चन होगा। वाइवा जो पूछा जाएगा, जो एक्सटर्नल आएंगे वाइवा लेने के लिए, वो भी पार्ट बी का ही क्वेश्चन पूछेंगे जो प्रैक्टिकल आपको मिलेगा। तो इसलिए पार्ट बी ओवरऑल 40 मार्क्स कवर करेगा, 20 बोर्ड एग्जाम में रिटन के लिए और 20 प्रैक्टिकल के लिए। इसलिए अभी तक जो तीनों बुक आपका है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट बी। इतना ही नहीं, लाइफ में कोई भी कॉमर्स का एग्जाम दोगे आप, कभी भी कोई कंपटीशन दो, आपको पार्टनरशिप से मे बी क्वेश्चन पूछे मे बी ना पूछे, शेयर डिवेंचर से मे बी पूछे मे बी ना पूछे, बट ऐसा हो नहीं सकता है कि कॉमर्स का पेपर दो और पार्ट बी में जो पढ़ो उससे क्वेश्चन ना आए। ऐसा हो नहीं सकता है। कॉमर्स का कोई भी एग्जाम होगा, रेशियो का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कॉमर्स का कोई भी एग्जाम लाइफ में दोगे, रेशियो का क्वेश्चन पूछेगा, कैश फ्लो का क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए बच्चे ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। अक्सर होता क्या है, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, कि पार्ट ए तो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, पार्टनरशिप कंपनी भी पढ़ते हैं, और पार्ट बी आते आते त्यौहार आ जाता है, कभी दुर्गा पूजा, कभी दिवाली, कभी छठ आ जाता है। तो इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाता है, और जब छठ और दिवाली बीतता है उसके बाद आपके स्कूल में प्री बोर्ड शुरू हो जाता है। अब प्री बोर्ड खत्म होते ही आपको प्रैक्टिकल के लिए जिम्मेदारियां स्कूल से मिल जाती है कि प्रैक्टिकल का जो फाइल है वो बना के सबमिट करिए। तो इतना जब लोड आता है और कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब होता है, तो आप पार्ट बी पे फोकस अच्छे से नहीं कर पाते हैं और बाद में कहते हैं सब कुछ तो मेरा कंप्लीट है, पार्ट बी का लास्ट 2 चैप्टर नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपका प्री बोर्ड शुरू होने से पहले हाथ में प्रैक्टिकल फाइल लिखने के लिए जब मिले, उससे पहले ये बुक जब कवर करोगे ना और कंप्लीट रहेगा तो एक अलग मजा आएगा, फाइल बनाने में भी और एक्सटर्नल जब क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब देने में भी। इसलिए बच्चे इसको सीरियसली लेना, ठीक है। और ये नया है आपके लिए। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पढ़ा है 11th में भी, 12th में भी पढ़ा, बट 11th का सोल प्रोप्राइटर का था, 12th का पार्टनरशिप का पढ़ा, और अब आप कंपनी का पढ़ने जा रहे हो जो अभी तक नहीं पढ़े हो। तो नया है तो थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना, समझ गए बात ना। चलिए, तो पार्ट बी 20 मार्क्स का, जो आपका बोर्ड एग्जाम में जो 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा उसमें 20 मार्क्स का पार्ट बी का क्वेश्चन रहेगा लास्ट में, ठीक है ना। और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल जो होता है उसमें इसी से क्वेश्चन आता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बच्चे हम लोग एफएस से भी कहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बुक में हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। इस बुक में हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। टोटल 6 चैप्टर से पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। चैप्टर फर्स्ट है वो हमारा, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसे बनाते हैं, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे। फिर सेकंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस।
थर्ड है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स, जिसमें 2 ईयर्स के डाटा का कंपेयर करना है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का। फिर है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। फिर है अकाउंटिंग रेशियोज, और लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है बच्चे, इसमें आपको छह चैप्टर पढ़ना है, टोटल 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें ध्यान देना है जो आपका ये दोनों चैप्टर है, फर्स्ट 2 ये थ्योरी चैप्टर है, और इसमें से दोनों मिला के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 3 मार्क्स के यहाँ से और 1 मार्क्स के यहाँ से। पहले चैप्टर से 3 नंबर, दूसरे चैप्टर से 1 नंबर, दोनों मिला के 4 नंबर का। जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, इसमें से कहीं किसी एक से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, या तो और करके दोनों का दे दे एक एक, या किसी एक का दे, मतलब कि दोनों मिला के 4 नंबर क्वेश्चन यहां भी पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, और पहला जो 2 चैप्टर है बच्चे, ये फर्स्ट 2 चैप्टर जो है ये थ्योरी चैप्टर है, ये दोनों न्यूमेरिकल है। बट कैसा वाला न्यूमेरिकल है? बहुत इजी वाला, स्कोरिंग न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। इसमें एक एक क्लास में ये समझ में आ जाएगा, एक क्लास में कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, एक क्लास में कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत इजी है। इसके बाद आपको अकाउंटिंग रेशियो से 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कैश फ्लो से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 2 MCQ और एक 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और ये दोनों ही न्यूमेरिकल है। और ये दोनों न्यूमेरिकल ऐसा न्यूमेरिकल है जो आपको जिसमें एफर्ट लगाना है। ठीक है, ओवरऑल मैं बोलूं तो इस पूरे ही बुक में आपको इन दोनों चैप्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, काउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो। लेकिन उससे पहले आपको जो पहला चैप्टर है, ये बेस चैप्टर है। पहले चैप्टर में मैं जो कुछ भी सिखाऊंगा वो आगे के जितने चैप्टर हैं सब में आएगा। ठीक है, मतलब पहले चैप्टर में जो बैलेंस शीट पढ़ाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ पीएल पढ़ाएंगे वो सभी चैप्टर्स में आएगा, इसलिए पहले चैप्टर को सीरियस होकर पढ़िएगा। ठीक ना, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आगे समझ में ही नहीं आएगा। जो मेहनत करना है, 2 दिन एक्स्ट्रा मेहनत लगे पहले चैप्टर को लर्न करने में, करिए। पहले चैप्टर थोड़ा सा थ्योरी है, लर्न करने वाला है, तो आप लर्न करिए। नए नए सब्जेक्ट है, अच्छे अच्छे नए नए कॉन्सेप्ट है, तो इसको अच्छे से समझिए। और पहला चैप्टर जितना मेहनत करेंगे आगे का सारा चैप्टर उतना इजी लगेगा, नहीं करेंगे तो सब चैप्टर टफ लगेगा। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूं। तो ये आपका है चैप्टर पढ़ना, जो इस बुक में नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो बच्चे। हो गया? ओके, अब हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है, आज की क्लास में हम अपने फर्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। चलिए, हमारा बच्चे चैप्टर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पे हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये किसका पढ़ने जा रहे हैं? कंपनी का, जो कि आप पहले नहीं पढ़े। पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, बट वो था सोल प्रोप्राइटरशिप का, पार्टनरशिप का। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो आपको समझ में आएगा। देखो क्लास 11th में आपने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद है? लास्ट 2 चैप्टर्स जो थे, जिसमें आप पढ़े थे किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सोल प्रोप्राइटरशिप का, सोल प्रोप्राइटरशिप का। और इसमें क्या क्या बनाए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? इसमें आप बनाए थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाए थे? बैलेंस शीट। ठीक है, ये क्लास 11th का आपका था। क्लास 12th में जब आप एंटर किए थे तो आप फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे, और क्लास 12th में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे वो था पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या क्या पढ़े बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट, कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा जो कि क्या डिस्क्लोज करेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पार्टनर्स में। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे, और फिर बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखिए क्या क्या आता है। अब क्लास 12th में ये आपने पढ़ा था पार्ट ए में, पार्टनरशिप के बारे में, और क्लास 12th में पार्ट बी में आप पढ़ने जा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, कि कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाती है। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ठीक है, कंपनी के बैलेंस शीट में आपको आएगा बैलेंस शीट, जो कि आप पहले भी पढ़े हो, बट कंपनी का बैलेंस शीट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के कंपैरिजन में। कैसे अलग रहेगा बताऊंगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको कहते थे कंपनी के फॉर्म में, उसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक आगे का चैप्टर है, जो कि मैंने अभी बताया ना यहाँ पे, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक हमारा चैप्टर है, ये बाद में पढ़ेंगे। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, बट ये हमें पढ़ना क्लास 12th में नहीं है, क्लास 12th में पढ़ना नहीं है। और एक्सप्लेनेटरी नोट क्या होता है, जिसको नोट्स टू अकाउंट्स कहते हो। जब याद करो, आपको जब हम शेयर पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम आपको शेयर वाले में कंपनी का बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल शो करना जब सिखाए थे, तो याद होगा नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाए थे। वो नोट्स टू अकाउंट भी फाइनल अकाउंट का पार्ट है, उसी को कहा गया है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ठीक है, तो कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये 5। तो ये नोट कर लीजिए आप। हो गया? ठीक। अब देखो बच्चे,
जैसे देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका मतलब होता है फाइनल अकाउंट। ठीक है, एक ऐसा अकाउंट जो साल के अंत में बनता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो साल के अंत में बनता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेनली दो पार्ट में बांटा गया है। एक है पोजीशन स्टेटमेंट, और दूसरा है इनकम स्टेटमेंट्स। एक है पोजीशन स्टेटमेंट्स, दूसरा है इनकम स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट जो है बच्चे, ये हमें बिजनेस का पोजीशन के बारे में बताता है, जो कि उसमें क्या आता है, बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आता है। और इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आप पहले अकाउंट नहीं लगेगा, जब स्टेटमेंट रहेगा तो अकाउंट नहीं लगेगा, ठीक ना। ओके, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेनली हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट होता है, एक पोजीशन स्टेटमेंट, दूसरा इनकम स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आता है, इनकम स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है, ठीक है। ओके, अब सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें यहां बनाना है वो कैसे बनाना है, ये बनाना है कंपनीज एक्ट 2013 के रूल के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट फर्स्ट में बैलेंस शीट आएगा। बैलेंस शीट किस में आएगा, शेड्यूल 3 के पार्ट फर्स्ट में बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में बताया गया है, और शेड्यूल 3 के पार्ट सेकेंड में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया गया है, ठीक ना। तो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसके पार्ट फर्स्ट में बैलेंस शीट के बारे में और पार्ट सेकेंड में स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बारे में, ठीक ना। ओके, अब सुनिए बच्चे, नॉर्मली बैलेंस शीट जब आप बनाते थे, नॉर्मली बैलेंस शीट तो कैसे बनाते थे, नॉर्मली जब आप बैलेंस शीट बनाते थे, इसको नोट आउट करना है, कर लो, हो गया। ओके, नॉर्मली बैलेंस शीट आप बनाते थे, ध्यान दीजिएगा, तो चाहे सोल प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, तो इसका जब बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनता था, जिसमें 4 कॉलम होते थे। लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये बैलेंस शीट होता था ना, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। इस बैलेंस शीट को टी से बैलेंस शीट भी कहते थे, क्योंकि देखो ये टी है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप मतलब फर्म के बैलेंस शीट को टी से बैलेंस शीट भी कहते हैं, क्योंकि ये टी की तरह दिखता है, टी से बैलेंस शीट, जिसमें 2 साइड होता है, लेफ्ट साइड लाइबिलिटी साइड, राइट साइड असेट साइड। और इस बैलेंस शीट को हम लोग हॉरिजेंटल बैलेंस शीट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लाइबिलिटीज के टोटलिंग को एसेट्स के टोटलिंग से हॉरिजेंटली कंपेयर करते हैं। जैसे आपको पता होगा ना, ये लाइन हॉरिजेंटल लाइन है और ये लाइन वर्टिकल है, ये लाइन हॉरिजेंटल है और ये लाइन वर्टिकल है, ठीक है। तो फर्म के बैलेंस शीट, फर्म मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप दोनों की बात कर रहा हूँ, के बैलेंस शीट में हॉरिजेंटली कंपेयर करते थे। तो इनका जो बैलेंस शीट होता था ये किस तरह का होता था, इनका बैलेंस शीट टी शेप्ड होता था और हॉरिजेंटल बैलेंस शीट होता था, ठीक है। लेकिन कंपनी का बैलेंस शीट थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। अच्छा, इस बैलेंस शीट में आप क्या देखते थे सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में, कि एसेट्स में हम करंट असेट्स,
नॉन करेंट एसेट्स शो करते थे, लाइबिलिटीज में हम करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और कैपिटल शो करते थे ना। और इन तीनों का सम और इन दोनों का सम हमेशा बराबर होता था, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा कैटेगरी नहीं था कि आप करंट एसेट्स में ही लिखिए, सीधे आपको दिखते जाता था आइटम और इधर लिखते जाते थे। जो भी एसेट्स था इधर लिख रहे थे, जो भी लाइबिलिटीज और कैपिटल था इधर लिख रहे थे, लास्ट में टोटलिंग कर रहे थे। कोई मेजर हेड सब हेड की कहानी नहीं थी। बट कंपनी के बैलेंस शीट में क्या होता है ये देखिए। कंपनी के केस में क्या होगा, जैसे मान लो कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बैलेंस शीट में, जो सोल प्रोप्राइटरशिप के बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट, एक सेकेंड, जो लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट है ना, इसमें क्या करिए बच्चे, ये वाला पोर्शन यहां से कट कर लीजिए, जैसे कट करते हो ना कट, और यहां पे लाके पेस्ट कर दीजिए उसको। तो ये यहां से हट गया। तो ये कंपनी का बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनता है, वर्टिकल। जैसे ये था हॉरिजेंटल, अब ये हो गया वर्टिकल, एसेट्स यहां से हट के यहां नीचे आ गया, ये वर्टिकल फॉर्म हो गया कंपनी के बैलेंस शीट का। अब वर्टिकल में कैसे बनेगा, रियल फॉर्मेट क्या होगा वो देखो। कंपनी के बैलेंस शीट में वर्टिकल जो बनेगा उसमें कुछ इस तरह से फॉर्मेट रहेगा। कंपनी के बैलेंस शीट में 4 कॉलम होगा, ये रहेगा आपको पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर रहेगा नोट नंबर, फिर रहेगा करंट ईयर फिगर, फिर रहेगा प्रीवियस ईयर फिगर। कंपनी के बैलेंस शीट में 4 कॉलम रहेगा। हेलो जी, नहीं खुला है, कोचिंग खुला है। तो कंपनी के बैलेंस शीट में 4 कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिए, जो नॉर्मल बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज रहता था, इस लाइबिलिटीज के लिए कंपनी के बैलेंस शीट में लिखा जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी ओनर्स फंड के लिए, लाइबिलिटीज बोरोड फंड के लिए। जैसे यहां पे लाइबिलिटीज में आप कैपिटल भी लिखते थे और लाइबिलिटीज भी लिखते थे, तो कंपनी के बैलेंस शीट में सीधे लाइबिलिटीज नहीं लिखाएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखाएगा, इक्विटी ओनर्स फंड के लिए, लाइबिलिटीज बोरोड फंड के लिए। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 4 मेजर हेड होंगे, 4 मेजर हेड होंगे। वो क्या क्या होंगे, एक होगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, फिर होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर होगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज, फिर होगा करेंट लाइबिलिटीज, और फिर इसका टोटल कर दोगे। फिर जहां वो खत्म होगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, वहां से फिर स्टार्ट हो जाएगा असेट्स। क्या स्टार्ट हो जाएगा, असेट्स। असेट्स, अब असेट्स में असेट्स 2 तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा नॉन करेंट असेट्स और दूसरा हो जाएगा करेंट एसेट्स। अब फिर इन दोनों का टोटल कर देंगे। अब इस लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के टोटलिंग को एसेट्स के टोटलिंग से कंपेयर करेंगे, ठीक ना। तो कंपनी के, अच्छा, इस हेड के अंदर भी जो आइटम आएगा उसको सब हेड बोलेंगे। जैसे अभी क्या है, अभी हम आपको सिखाएं कि कंपनी के बैलेंस शीट जो होगा वो वर्टिकल फॉर्म में होगा। कंपनी का बैलेंस शीट कैसे होगा बच्चे, वर्टिकल फॉर्म में होगा, शेड्यूल फॉर्म में होता है। किस शेड्यूल में आएगा, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में आएगा, ठीक है। और
कंपनी के बैलेंस शीट में 6 मेजर हेड होते हैं। कितने? 6। आप याद कर लो कि कंपनी के बैलेंस शीट में, अभी हम एक्चुअल बैलेंस शीट आपको दिखाएंगे, उससे पहले याद करो कि कंपनी के बैलेंस शीट में ऊपर होगा सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और उस इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 हेड आएंगे। कौन कौन से? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। फिर इसका टोटल करेंगे, फिर जब टोटल हो जाएगा फिर वहां से एसेट्स शुरू होगा, फिर नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 हेड, एसेट्स में 2 हेड, तो टोटल ये हेड है, HEAD हेड। तो टोटल बैलेंस शीट में कितने हेड होते हैं? 6 हेड होते हैं। कौन कौन से? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। बैलेंस शीट में 6 हेड होते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है उसमें मेजर हेड क्या होते हैं और सब हेड क्या होते हैं। ठीक है, आज क्लास में ये सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ये बस समझने के लिए आपको बताए थे। देखो बच्चे, अच्छा उससे पहले हम थोड़ा सा कंपनी के बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस बता दें, फिर आगे चलेंगे कंपनी के बैलेंस शीट में। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जानकारी देता है। इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। परफॉर्मेंस कौन बताएगा? स्टेटमेंट ऑफ PL, प्रॉफिट एंड लॉस से हमें परफॉर्मेंस पता चलेगा, और पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलेगा। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट को हेल्प करता है प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, डिसीजन मेकिंग में। इट इनेबल्स कॉम्परेटिव स्टडी। आप जानते हो कि बैलेंस शीट में 2 साल का डाटा होता है, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, ताकि हम करंट ईयर के फिगर्स को प्रीवियस ईयर से साथ साथ कंपेयर कर सके कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है या डिक्रीज हुआ है। नॉर्मल बैलेंस शीट में एक ही साल का फिगर होता है, बट कंपनी के बैलेंस शीट में 2 साल का डाटा होता है, करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर। इसके साथ बच्चे हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। हम लोन लेते हैं तो लोग हमारे बैंक वाले हमारा बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो यूजर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, मतलब जितने इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी में हेल्प करता है। और एविडेंस इन लीगल मैटर्स में ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एविडेंस का काम करता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके बच्चे, अब देखो, अब हम कंपनी के बैलेंस शीट के मेजर हेड और सब हेड समझेंगे। जैसे ये आपको कंपनी का बैलेंस शीट है, तो जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंपनी के बैलेंस शीट में 4 कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर। कंपनी के बैलेंस शीट में आपको 4 कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर। 4 कॉलम हो गए कंपनी के बैलेंस शीट में। ठीक है, अब सबसे पहले बैलेंस शीट जो कंपनी का बनेगा वो वर्टिकल फॉर्म में बनता है। ऊपर में इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखाता है, जिसको आप नॉर्मल बैलेंस शीट में लायबिलिटीज कहते थे, कंपनी बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जहां पे वो एंड हो जाएगा टोटलिंग, उसके बाद एसेट शुरू होगा। ठीक है, तो आपको ये नोट भी करना है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखेगा, फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा 4 कॉलम, फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बाद देखो जो चीजें मैंने डार्क से लिखा है बोल्ड करके, 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद टोटलिंग किया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में यहाँ पे एसेट्स में देखो 2 आइटम को बोल्ड किए हैं, 1 और ये 2। तो ये जो मैं जो बोल्ड किया हूं वो हेड है, जो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे ना कि बैलेंस शीट में 6 हेड होते हैं। ये बताया था ना कि बैलेंस शीट में 6 हेड होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। तो बैलेंस शीट में जो 6 हेड होते हैं वो हेड को हम बोल्ड कर दिए हैं। आप भी जब लिखना तो पेन चेंज करके ब्लैक पेन से लिख देना हेड, अब ब्लू पेन से उसके अंदर जो आएगा सब हेड, ताकि आपको समझने में ईजी रहे। ठीक है, ओके। अब देखो ये बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 हेड हो रहे हैं, हेड हैं। कौन कौन से हेड हैं? तो देखिए सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, ये हेड है, शेयर होल्डर्स फंड हेड है। उसके बाद दूसरा हेड क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी आपको हेड है। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये हेड है। और
करंट लाइबिलिटीज ये हेड है। सबसे पहले याद करने का ये तरीका है कि अच्छा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 4 हेड होते हैं। कौन कौन से? शेयर होल्डर्स फंड, ये तो आप पढ़े ही थे, क्या कहते हैं जब शेयर कैपिटल वाला पढ़ रहे थे, शेयर वाला इशू ऑफ शेयर में शेयर कैपिटल शो करने के टाइम में पढ़े थे ना, शेयर होल्डर्स फंड, वही शेयर होल्डर्स फंड है, बट उसमें बस शेयर कैपिटल तक था, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट का एक छोटा सा पोर्शन एक्सट्रैक्ट हमको पढ़ना था। शेयर होल्डर्स फंड, उसके ये है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इट मींस कि जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन तक अपने पास ऐसा कितना एप्लीकेशन मनी है जिसका अलॉटमेंट करना अभी बाकी है, बैलेंस शीट बनने के बाद अलॉटमेंट होगा। तो जिस दिन बैलेंस शीट बन रहा है उस दिन तक अपने पास कितना एप्लीकेशन मनी पेंडिंग है जिनका अलॉटमेंट करना बाकी है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर उसके नॉन करेंट लाइबिलिटीज टर्म से आप ऑलरेडी अवेयर हो, करंट लाइबिलिटीज टर्म से ऑलरेडी अवेयर हो। अच्छा एक बात और, ये जो कुछ भी आपको लर्न करना है ये सीक्वेंस में लर्न करना है, क्योंकि फॉर्मेट जो होता है बच्चे उसको लाइन से लर्न करना होता है। जैसे आपके चेहरे का ना एक बनावट का फॉर्मेट है कि यहाँ आँख होगा, यहाँ नाक होगा, यहाँ मुंह है, यहाँ कान है, तो इसका जो फॉर्मेट है अगर नाक को आप यहाँ रख दो, कान को यहाँ रख दो तो फॉर्मेट बिगड़ जाएगा ना। ऐसे ही कंपनी के बैलेंस शीट में भी ये अपना सीक्वेंस है, आपको लाइन से, पहले चैप्टर मेहनत तो पड़ेगा लाइन से लर्न करने में, बट हम तरीका सिखा देंगे और आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। ओके, अब बस बने रहो। देखो तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 4 हेड हो गए, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज। फिर नीचे टोटलिंग करेंगे और एसेट्स साइड में जहां पे ये एंड हुआ वहां से एसेट्स शुरू हो जाएगा। एसेट्स में 2 हेड होते हैं, एक नॉन करेंट एसेट्स ये भी हेड होता है और दूसरा करेंट एसेट्स ये भी हेड होता है। टोटल कितने हेड हो गए बैलेंस शीट में? 6 हेड। कौन कौन से? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, उसके बाद नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। तो ये याद हो गया कि बैलेंस शीट में टोटल 6 हेड होते हैं। लाइन से याद करना। आपसे जैसे पूछूं हम कि बताओ बैलेंस शीट में कितने हेड होते हैं, तो बोलना सर सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, फिर करेंट लाइबिलिटीज, फिर नॉन करेंट एसेट्स, फिर करेंट एसेट्स। इस तरह से बताना है आपको, ठीक है। ओके, अब सुनो, ये याद हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर याद करना है कि अच्छा शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 आइटम लिखे हैं ABC करके। जो हेड के अंदर जो आएगा उसको बोलते हैं सब हेड, SUB, सब हेड, ठीक ना। तो ये जो हेड के अंदर आ रहा है बच्चे, हेड के अंदर जो आ रहा है ये है सब हेड, ठीक है, सब हेड। तो शेयर होल्डर्स फंड में 3 सब हेड आएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मीनिंग बाद में बताएंगे, अभी आपको बस लर्न करना सिखा रहा हूं बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक ना। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर नेक्स्ट क्लासेस में कल से हम लोग मीनिंग और उसके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आज की क्लास में फॉर्मेट लर्न करना है आपको पहले, ठीक ना। तो शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग शेयर होल्डर्स फंड में 3 सब हेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो याद कर लेना कि अच्छा शेयर होल्डर्स फंड में शेयर आएगा हेड, सब हेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। वारंट्स एक तरह का ऑप्शन होता है जो कंपनी देती है डिवेंचर होल्डर्स को कि आपसे कुछ पैसा अभी ले रहे हैं और आपको शेयर अलॉट बाद में करेंगे, ठीक ना, आज के प्राइस पे। डिटेल में बाद में बताएंगे। तो ये आपको ये जो है सब हेड है, इसके 3 सब हेड है, लाइन से लिख लीजिए। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई सब हेड नहीं है, जिनका अलॉटमेंट करना बाकी है और पैसा अपने पास है वो इसमें लिख देंगे फिगर। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में टोटल 4 सब हेड है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सब हेड है, ये सब हेड है, ठीक है। उसके बाद करेंट लाइबिलिटीज में भी 4 सब हेड है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब हेड है। अब सवाल है सर ये लर्न कैसे करेंगे इतना, तो ध्यान दीजिए। शेयर होल्डर्स फंड में 3 में एक का नाम तो आपको पहले से याद है, शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई सब हेड है नहीं। इन दोनों को कैसे याद करो, देखो यहाँ लॉन्ग टर्म लाइन से, ये लाइन से याद होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं, ठीक ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो इसका पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बताओ मैचिंग है कि नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज की जगह पे बस चेंज है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज की जगह पे बस यहाँ पे ट्रेड पेबल है, ये बस चेंज है। उसके बाद देखो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की जगह पे अदर करेंट लाइबिलिटीज रहेगा। और उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन की जगह पे
शॉर्ट टर्म प्रोविजन रहेगा। सिमिलर ही तो है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स के जगह पे बस ट्रेड पेबल रहेगा, बस डेफर्ड टैक्स के जगह पे ट्रेड पेबल रहेगा, इस वाले में बस ध्यान रखना। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक ना। ओके, ये याद हो गया। तो ऐसे आप देखो, आपसे पूछेंगे तो ऐसे बोलना कि अच्छा सर, एक शेयर होल्डर्स फंड में 3 सब हेड आएगा, नाम बता देना, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर सर शेयर एप्लीकेशन में पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई सब हेड नहीं होगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज में 4 होगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर सर करेंट लायबिलिटीज में भी 4 होगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब ध्यान रखना कि ट्रेड पेबल की जगह पे डेफर्ड टैक्स की जगह पे मुझको बोलना है ट्रेड पेबल, ठीक ना। इस वाले में ट्रेड पेबल, फिर अदर करेंट लायबिलिटीज, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। ये याद हो गया, इसको नोट कर लो। ये याद कर हो गया, इसको नोट कर लो, लाइन से जल्दी से लिख लो इसको। सब याद पार्ट बाय पार्ट करना कि इस हेड के अंदर में ये 3 आते हैं, इसमें ये 4 आते हैं, इसमें ये 4 आते हैं, लाइन से। और कॉपी में लिखोगे भी ना तो याद हो जाएगा, लिखोगे भी, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक ना। ओके, अब आते हैं एसेट्स पे। एसेट्स में 2 हेड हैं, एक नॉन करेंट एसेट्स और एक करेंट एसेट्स, एक नॉन करेंट एसेट्स और एक करेंट एसेट्स। देखो, नॉन करेंट एसेट्स जो होता है बच्चे, नॉन करेंट एसेट्स, इसमें टोटल आपको 5 हेड हैं। कौन कौन से? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, उसके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और उसके बाद अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो ये 5 हेड हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, फिर अदर नॉन करेंट एसेट्स। ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल के लिए पहले अर्लियर पुराने बुक में यहाँ पे लिखा रहता था फिक्स्ड एसेट्स। क्या वर्ड लिखा रहता था? फिक्स्ड एसेट्स, ओल्ड बुक में, जिनके पास ओल्ड बुक है। बट आपको ये नया वाला लिखना है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। पुराना बुक जिसके पास है उसके लिए मैं लिख दिया हूं कि आपके ओल्ड बुक में जहां फिक्स्ड एसेट्स लिखा हुआ था उसके लिए वर्ड चेंज हो गया है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और जहां पे इसके ये 4 तरह का होता है, तो ओल्ड बुक में यहां पे लिखा होगा टेंजेबल एसेट्स, पहला आइटम ओल्ड बुक में। तो वो टेंजेबल एसेट्स जिसके बुक में लिखा होगा ओल्ड वाले में, उसके लिए वर्ड चेंज हो गया है, उसके लिए वर्ड हो गया है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो, पहला आइटम ओल्ड बुक में होगा फिक्स एसेट्स, तो उस फिक्स को अब कर लेना प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और दूसरा जहां पे टेंजेबल रहा वहां पे हो जाएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। कुल मिला के जो हम लिखे हैं यही लिखना है, ठीक ना। जो हम लिखे हैं यही लिखना, नया बुक में यही अपडेट है, जो अपडेट है आपको भी अपडेट होना है, ठीक है। ओके, तो पहला हो गया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल, याद करना। अच्छा, इसका 4 पार्ट, तो पहला हो जाएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट यहाँ तक का, फिर दूसरा टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आ जाएगा? जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है उस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट आएगा, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। किसी के मन में आएगा सर लोन्स तो लायबिलिटीज होता है, नहीं बच्चे, लोन्स एंड एडवांस है कि हमने किसी को लोन दिया है, तो एसेट्स है लॉन्ग टर्म के लिए। फिर अदर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। फिर करेंट एसेट्स में याद करना कि करेंट एसेट्स में 6 होते हैं, जिसमें करेंट एसेट्स में जैसे इस वाले में टोटल कितने हो गए? इस वाले में 5 सब हेड है, याद कर लेना लाइन से। और करेंट एसेट्स में टोटल 6 सब हेड है। करेंट एसेट्स में टोटल, हेलो, गुड मॉर्निंग जी, बताइए। हाँ है। हाँ, तो करेंट एसेट्स में टोटल जो आपको सब हेड होंगे वो 6 होंगे, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर करंट एसेट्स। तो अब कहोगे सर इतना याद कैसे करेंगे? याद तो करना पड़ेगा, लाइन से याद करना पड़ेगा। 2 हम याद करा देते हैं, बाकी आप खुद से याद करोगे। देखो, याद रखना कि इन दोनों के नीचे का 2 आइटम कॉमन है। कैसे? यहाँ पे लास्ट में अदर नॉन करेंट एसेट्स, तो यहाँ पे अदर करेंट एसेट्स, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, और बाकी 4 आपको याद करना है खुद से, और इसका ऊपर का 3 खुद से याद करना है, ठीक ना। ये चीज़, और याद रखना अदर वाला 4 में है, तो लाइबिलिटीज वाले में अदर वाला सेकेंड लास्ट पे है, और एसेट्स वाला में अदर वाला लास्ट पे है। तो ये याद करना, और सीक्वेंस में याद करना। जानते हो CUET में 2023 में 2024 में क्वेश्चन पूछ दिया था कि अरेंज द फॉलोइंग इन द प्रॉपर सीक्वेंस। तो अब इसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने को, अब बताओ, जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक पॉसिबल है?
नहीं, इसलिए लाइन से याद करना है। और आपके 12th में भी मे भी पूछ सकता है। अच्छा, 12th में आता है हेड और सब हेड लिखना। जैसे देखो ये हेड है, इसके अंदर जो आता है सब हेड, सब हेड के अंदर का आइटम दे देगा, बोलेगा उसका हेड और सब हेड बताइए। तो पहले आज की क्लास में हेड और सब हेड लर्न करिए। तो सुनो, आपका होमवर्क क्या रहा कि इसको याद करना है कि 6 मेजर हेड हैं ओवरऑल, उस हेड में क्या क्या आता है उसको सब हेड कहते हैं, ठीक ना। तो टोटल सब हेड याद करना, तो इसको नोट कर लो। बैलेंस शीट का ये प्रॉपर फॉर्मेट है, हो गया नोट। चलिए अब ये भी नोट कर लो, एसेट्स वाला, ये एसेट्स वाला नोट कर लीजिए। आज आप लर्न कर लेना, ठीक ना, थोड़ा सा लिखोगे, याद करोगे, हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे सुनेंगे और उसके बाद क्या कहते हैं सो आगे का बताएंगे, इसका मीनिंग क्या है और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, जिसको हम अकाउंट फ्लो में बोल देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या होता है। तो अच्छा एक बात और, बैलेंस शीट किस शेड्यूल में था, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल किस में आएगा, शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में। शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में आता है बैलेंस शीट, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और बैलेंस शीट आएगा शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में। पार्ट 1 में बैलेंस शीट और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। ओके, अब देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आपको ये फॉर्मेट रहेगा जो आप अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े थे। प्रॉफिट निकालने के लिए वो 2 साइड था, वो अकाउंट के फॉर्म में था, बट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होगा, ये शेड्यूल के फॉर्म में रहेगा। इसका यही फॉर्मेट है, ये लर्न करना है, बहुत इजी है। बस आपको ना थोड़ा सा इसमें इसको याद करने में थोड़ा सा मेहनत करना होगा। सबसे पहला आइटम होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, बच्चे किसी भी बिजनेस का जो मेन इनकम होता है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाता है। जैसे मान लो हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो हमें मेरा मेन इनकम क्या है, बच्चों से फीस मेरा मेन इनकम है। कोई गुड्स बेच रहा है, उसके लिए गुड्स बेच के इनकम होगा। तो मेन इनकम जो, अच्छा जो मेन काम कर रहा है, जिसका जो मेन काम है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जाएगा। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ स्क्रैप, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो जो आपका मेन इनकम रहेगा उसको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे, सबसे पहले आएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर अदर इनकम, मेन इनकम के बाद जो भी इनकम है वो आपका अदर इनकम है। जैसे मान लो हमें फी मिला बच्चों से, ये मेरा मेन इनकम है। इसके बाद कहीं से हमको डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, उसमें मेरा अदर इनकम है, ठीक है ना। तो पहले मेन इनकम लिखा गया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, देन अदर इनकम। अच्छा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड करोगे तो दोनों मिलकर थर्ड जो बनेगा वो बनेगा टोटल इनकम। फर्स्ट फिगर और सेकेंड फिगर को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, टोटल इनकम, टोटल रिवेन्यू, ठीक ना। समझ में आ गया ना। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन अदर इनकम, दोनों मिलके टोटल इनकम। फिर एक्सपेंसेस कई तरह के होते हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिर है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय को जो सैलरी वगैरह पे करते हैं। फिर फाइनेंस कॉस्ट, लोन लेने में जो खर्चा होता है, इंटरेस्ट वगैरह। डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज करते हैं वर्ड, और एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल को राइट ऑफ करने के लिए करते हैं, गुडविल, सॉफ्टवेयर, इन सबको। और जो इनमें से किसी में नहीं गया उसको अदर एक्सपेंस में। तो इसको थोड़ा सा याद करना है। देखो ये तो याद हो ही जाएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर टोटल रिवेन्यू, टोटल इनकम। उसके बाद याद करना है एक्सपेंसेस, कि एक्सपेंसेस कई तरह के होते हैं। लाइन से याद करना है कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आएगा, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आएगा, फिर चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर अदर। तो इस एक्सपेंसेस को ना 2 पार्ट में याद करो, कि पहले 3 याद कर लेते हैं, ये तीनों एक जैसा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। फिर उसके बाद लास्ट का 4 याद कर लो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंस, ये याद कर लो। उसके बाद इनको ऐड करोगे एक्सपेंसेस को तो आएगा टोटल एक्सपेंस, फिर आएगा टोटल एक्सपेंस। ये सब एक्सपेंस को ऐड करोगे तो आएगा टोटल एक्सपेंस। फिर क्या करोगे, इस टोटल इनकम में से इस टोटल एक्सपेंस को माइनस करोगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में एक्सपेंस का टोटलिंग किए। फिर 5वां कैसे निकला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। थर्ड का टोटलिंग मतलब कि टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस घटा दिए तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर अब इस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो टैक्स लिख देंगे कितना आएगा, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5वें में से 6ठे को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक ना। ओके, यही फॉर्मेट है। इस सब आइटम के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मेट आपका रहा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन अदर इनकम, देन टोटल इनकम। फिर एक्सपेंसेस को लिखोगे कि
जो भी एक्सपेंसेस हैं, टोटल आपको एक्सपेंसेस कितने हैं, 7 हैं। 7 है तो ऊपर का 3 एक साथ याद करो, फिर नेक्स्ट 4 याद करो, ठीक ना। फिर इनको जोड़ोगे तो टोटल एक्सपेंस, फिर टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस घटाओगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स बनेगा कितना गवर्नमेंट को पे करना है, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट रहा। तो इसको बच्चे लर्न कर लो, एक बार लिख लो अच्छे से, फिर उसके बाद लर्न करो फॉर्मेट को और फिर लिखो दोबारा और याद हो जाएगा, ठीक ना। ये बच्चे फॉर्मेट थोड़ा सा याद करने में मेहनत तो पड़ेगा, लेकिन याद कर लोगे तो पूरा बुक ही इजी लगेगा। नहीं याद करोगे तो इस बुक में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इस चैप्टर नहीं, इस बुक में ही कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरे जितने चैप्टर से सब में ये फॉर्मेट यूज है, ठीक ना। और अगर याद कर लोगे पूरा बुक ही इजी लगेगा। समझ गए बात ना। तो चलिए एक बार फिर से बता दूं, देखो ये फॉर्मेट रहा आपका बैलेंस शीट का, ये फॉर्मेट रहा बैलेंस शीट का। याद कर लेना कि सबसे पहले बैलेंस शीट में 6 हेड, कितने हेड, 6 हेड। कौन कौन सा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। फिर 2 हेड और एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, टोटल 6 हेड याद हो गए। फिर याद करना कि अच्छा शेयर होल्डर्स फंड में 3 सब हेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई सब हेड नहीं। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज में 4 सब हेड, कौन कौन सा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर करेंट लायबिलिटीज में 4 सिमिलर, इससे सिमिलर कि अच्छा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इसके जगह पे ट्रेड पेबल, फिर अदर करेंट लायबिलिटीज और उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखो, फिर अच्छा एक बार में एक बात और, जैसे मान लो फर्स्ट टाइम जब याद करो तो इतना ही याद कर लो, इतना ही आधा। फिर शाम में आधा याद करो, रिमेनिंग एसेट्स वाला। ये 2 पार्ट में, पहले ये याद कर लो फिर याद कर लो कि नॉन करेंट एसेट्स में टोटल 5 हेड हैं। पहला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, वो 4 तरह का होता है। पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और चौथा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह बन रहा है वो आएगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, फिर अदर नॉन करेंट एसेट्स। अच्छा इसका वाला और इस वाले में ध्यान रखना कि नीचे का तो दोनों कॉमन ही है, यहाँ था नीचे का अदर नॉन करेंट एसेट्स, यहाँ रहेगा अदर करेंट एसेट्स। फिर यहाँ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, यहाँ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। बस 4 ही याद करना है ना कि अच्छा ऊपर करंट एसेट्स में पहला आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। और उसके बाद फिर अदर, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, फिर अदर करंट एसेट्स। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। तो ये लाइन से बच्चे याद कर लो कि टोटल 6 हेड, 21 हेड के अंदर जो आएगा उसको सब हेड समझो। हेड आपके ग्रैंड फादर हैं। जैसे आपके दादाजी मान लो 6 भाई हैं तो 6 भाई का नाम याद करो। अच्छा मेरे दादाजी 6 भाई हैं, सबसे बड़े भाई का नाम शेयर होल्डर्स फंड है, फिर शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट है, फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज है, फिर करेंट लायबिलिटीज है, फिर नॉन करेंट एसेट्स है, फिर करेंट एसेट्स है। 6 याद हो गया। फिर अच्छा उन दादाजी के जो बच्चे पापा और चाचा उनका नाम याद करो। अच्छा शेयर होल्डर्स फंड के ये 3 सब हेड है, नॉन करेंट लायबिलिटीज के ये 4 है, करेंट लायबिलिटीज के ये 4 है, नॉन करेंट एसेट्स के ये 5 है, करेंट एसेट्स के ये 6 है। ऐसे याद कर लो, ठीक है ना, हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल याद करना कि सबसे पहले ऊपर में आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, दोनों जोड़ेंगे तो टोटल इनकम, फिर एक्सपेंसेस 7 तरह के होंगे। उसमें बस ये नाम याद करना कि पहले पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आएगा, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आएगा, फिर चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, फिर अदर एक्सपेंस, फिर सबको जोड़ेंगे तो टोटल एक्सपेंस। फिर टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस घटाएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये काम रहा आज आपका। आज से लेके कल तक में पूरा लर्न कर लो, और ये लर्न कर लोगे थोड़ा सा तो मेहनत पड़ेगा बाबू शुरू के 2 दिन, लेकिन पूरे चैप्टर इजी लगेगा, पूरे बुक इजी लगेगा। और नहीं बनाओगे ना तो सर याद नहीं करोगे, सर खुजलाते रह जाओगे और हर चैप्टर में कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। तो याद करोगे तब ना समझ में आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप याद कर लेना, ठीक ना, चाहे जैसे याद करो, मेरे रिक्वेस्ट पे याद कर लो, समझे। बुक इजी लगेगा, गारंटी है। नहीं याद करोगे तो फिर, ठीक है। तो चलिए हमें उम्मीद है याद कर लेंगे। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो सर से फेस टू फेस ऑफलाइन पढ़े, तो जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करिए। बच्चे हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, वाराणसी में
लंका पे गुडविल एडुकेटर का ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को ऑफलाइन ज्वाइन करना है, चाहे किसी भी कोर्सेज के लिए, 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए, हमारे पास मल्टीपल बैचेज अवेलेबल है। मॉर्निंग में भी बैच है, आफ्टरनून में भी है, इवनिंग में भी है। जिस समय आपको ज्वाइन करना है, आप 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए मल्टीपल बैचेज के लिए हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। या CUT कोर्स में अपने आप को इनरोल करना है, BCom और MCom एंट्रेंस में, BHU DU AU में एडमिशन लेना है, तो आप क्या कहते हैं, हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए, या सीधे जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, हमारे ऑफलाइन सेंटर में ऑफिस में विजिट कीजिए। या BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का कोर्सेज करना है, CA और CS का किसी कोर्स करना है, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। ठीक है। गुडविल एडुकेटर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में लंका पे है। लंका पे कहाँ पे? तो रविदास गेट के पास। अब जब आप आएंगे तो गेट के अंदर घुसेंगे, 100 मीटर बाद लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में सटे हुए मेन रोड पे गुडविल एडुकेटर का ऑफलाइन सेंटर है। प्योर कॉमर्स कोचिंग है। अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड मैथ, सबके अलग अलग टीचर हैं। जितने सब्जेक्ट उतने टीचर, एक एक सब्जेक्ट के अलग अलग मेंटर अवेलेबल हैं। डाउट सॉल्व करने के लिए अलग मेंटर हैं। तो आप कॉमर्स में अगर परफेक्शन चाहते हो, अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हो, तो सबसे ब्रांडेड कॉमर्स कोचिंग गुडविल एडुकेयर में ज्वाइन करिए। ठीक है। और हाँ, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो गुडविल एडुकेयर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले टाइम पे। आज के वीडियोज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो कुछ सपोर्ट तो आपके साइड से भी होना चाहिए। हम कुछ नहीं मांगते हैं आपसे रिटर्न, बस हर एक लेक्चर को अपने 5-10 फ्रेंड्स को शेयर कर दो कि उन तक भी सही कंटेंट पहुंच सके। पूरे YouTube पे इतना इन डेप्थ कोई नहीं पढ़ाता है ऑनलाइन सेक्शन में जितना आपके लिए मैं मेहनत करता हूं। एक एक चीज याद करवा देता हूं, समझा देता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। तो थोड़ा सा बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे तो आगे इसका मीनिंग और इसके अंदर जो आइटम आएगा वो बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।